नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और आप हैं विदुष बैटन के फेसबुक पेज पर। विदुष बैटन के फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आज वक्तव्य के लिए हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं सोपान जोशी जी। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, सोपान जोशी जी। जी मुझे आशा है कि सुनने वालों को आवाज ठीक पहुंच रही होगी। चित्र भी ऐसे आ रहे होंगे। सोपान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विदुष बैटन के फेसबुक पन्ने पर। चूंकि मुझे भी यहाँ पे विदुष आके बैटन बहुत अच्छा लगा। विदुष पैटर्न की कार्यक्रमों की ये परंपरा रही है कि हम हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक कविता से करते हैं। तो आज मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता है प्रार्थना, उसी से शुरुआत करता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूंगा उसे मरकर बिखर कर। आज नहीं कल सही आऊंगा उबर कर। कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की। रोकूंगा पहाड़ गिरता, शरण नहीं भागूंगा। नहीं नहीं प्रभु, तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। कब मांगी गंध तुमसे गंधहीन फूल ने, कब मांगी कोमलता तीखे खींचे शूल ने। तुमने जो दिया दिया, अब जो है मेरा है। सो तुम व्यथा रैन, अब मैं ही जागूंगा। नहीं नहीं प्रभु, तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। और एक छोटी सी कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, मैं उसका पाठ कर रहा हूँ कि दुर्गम पथ तेरे हो, थके चरण मेरे हो, यात्रा में साथी हो, हर पल असफलताएं मुझ पर गिरती जाएं, मेरी ही सीमाएं। सुखद दृश्य तेरे हो, भरे नयन मेरे हो, दुर्गम पथ तेरे हो, थके चरण मेरे हो। अपने साहस को भी मैं कंधों पर ला दे चलता जाऊं, जब तक तू यह तन पिघला दे। अमन सृजन तेरे हो, मृत्यु वरण मेरे हो, थके चरण मेरे हो। ये कविता थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। आज वक्तव्य के लिए हमारे साथ हैं सोपान जोशी जी, जो मनाली से भी दूर कहीं लगभग 80-100 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विद्योत्मा जी के जन्मदिन पर हम ये व्याख्यान माला की शुरुआत कर रहे हैं और पहला पुष्प अर्पित कर रहे हैं सोपान जोशी जी। ये पहली व्याख्यान माला है इस वर्ष। हम हर वर्ष इस दिन एक व्याख्यान माला का आयोजन करेंगे और लगातार हम विद्वानों के विचारों से समृद्ध होते रहेंगे। मैं सोपान जी के परिचय में दो शब्द कहूंगा कि सोपान जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नगर इंदौर के एक मालवी परिवार में हुआ। उनका बचपन दिल्ली, चंडीगढ़ और देहरादून में बीता। स्कूली पढ़ाई के बाद 1994 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि प्राप्त की और सन 1996 में वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए। तभी से वे पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं और उनका संपादन भी करते रहे हैं। सन 2011 तक आपका लगभग सारा काम अंग्रेजी में रहा और उसके बाद आप नियमित रूप से हिंदी में भी लिखने लगे। आप दिल्ली में रहते हैं, स्वतंत्र शोध, पत्रकारिता और लेखन में रमे हुए हैं। देश भर में आपकी यात्राएं चलती हैं अपने लेखन के लिए और विविध विषयों पर वक्तव्य देने के लिए, जिसमें मुख्य है पर्यावरण और गांधी विचार। आप शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। पत्रकारिता सोपान जोशी जी के लिए अपने लोग, अपने समाज, अपने देश को जानने समझने का एक जरिया रही है। आपका काम पर्यावरण, खेती बाड़ी, जल और वन
प्रबंधन के आसपास घूमता रहा है। इन विषयों को आपने समाज के व्यवहारिक और सहज ज्ञान की दृष्टि से समझा है और आधुनिक विज्ञान की आंख से परखा भी है। आपके लेखन में अन्य विषयों के अलावा विज्ञान की तकनीकी खेलकूद, खासकर फुटबॉल, मोटर वाहन, खासकर मोटरसाइकिल, धर्म और यात्रा वृतांत भी रहे हैं। इस खेल और शोध के लिए उन्हें भारत और दुनिया के कई हिस्सों में यात्रा करने के अवसर मिलते रहे हैं। आप दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति के संवाददाता भी रहे हैं। अध्ययन अवकाश लेकर आपने सन 2008 में अमेरिकी पत्रकारिता को करीब से समझा और उसमें काम भी किया है। सन 2011 से सन 2017 के बीच आप नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में शोधरत रहे, जिसका परिणाम है आपकी पहली पुस्तक जल थल मल। यह पुस्तक स्वच्छता के विज्ञान और इतिहास को समाज और पर्यावरण की आंखों से देखती है। इसका प्रकाशन जुलाई 2016 में हुआ और 3 साल में इसके 3 संस्करण छप चुके हैं। सन 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के अवसर पर बिहार सरकार ने छात्रों के लिए गांधी जी पर 2 पुस्तकें बनाने का काम उन्हें सौंपा। इसमें से निकली उनकी दूसरी किताब एक था मोहन, जो 2017 में आती है। 3 साल और उससे बड़ी उम्र के छात्रों के लिए है। इसी सिलसिले में आपकी तीसरी पुस्तक बापू की पार्टी छपी। 12 साल और उससे कम उम्र के छात्रों के लिए दोनों ही पुस्तकों का बिहार के सरकारी विद्यालयों में पाठ होता है। दोनों ही पुस्तकों के सार्वजनिक संस्करण भी छप चुके हैं। बहुत सारी बातें जो मैंने कही हैं, अभी आप वक्तव्य सुनेंगे तो और कुछ नया और बेहतर सोपान जी के बारे में जान सकेंगे। मैं सोपान जी को मंच सौंपता हूं और ये जरूर कहूंगा कि जो हमारे दर्शक और श्रोता अपनी टिप्पणियां या उनके प्रश्न होंगे, उस पर मैं लगातार नजर रख रहा हूं और आपके वक्तव्य के बाद वो प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है वो भी शांत कर सकें। मैं हृदय से स्वागत करता हूं सोपान जोशी जी का और आपको मंच सौंपता हूं। विशाल जी, आपका आभार। रश्मि, जब उन्होंने उत्तमा जी का तो एकदम से यह है कि सभी परिवार परियास पड़ोस में इस बीच में जो क्षति हुई है वो अब उसकी हो सकती है नहीं हो सकती, या पता नहीं चलेगा। देखिए, हमें कम से कम जो हमारे प्रियजन हैं उनकी अच्छी याद जो हैं, क्योंकि हम प्रियजनों से ही बनते हैं। तो ये जो व्याख्या विद्योत्तमा के परिजनों ने, मित्रजनों ने शुरू की, ये वैसा ही प्रयास में आया और इसके लिए आप सभी लोगों के साधुवाद। डॉक्टर चिकित्सा करना ये शरीर है, लेकिन स्वास्थ्य शब्द अलग है। जो लोग ऐसे होते हैं वो ये समझाते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब स्व में स्थित रहना, यानी सहज रूप से आप जो हैं वैसे बने रहना। और ये आज में हमारे लिए बहुत गहन हो गया। जो भी ऐसे प्रयोजन मिले जिनमें हम सहज रूप से कुछ बातचीत कर सकते हैं, जो प्रियजन हमसे बिछुड़ गए हैं, उन्हें थोड़ा प्यार से याद कर सकते हैं और उससे एक मित्र बना के कुछ नए प्रियजनों से जुड़ सकते। तो इसको करने वाले से साधुवाद। मैं अभी और अगर दूसरी कोई जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं वैसे होता तो शायद मैं देता। लेकिन रश्मि जी ने ये कहा था कि अगर आप यात्रा में भी होंगे तो ये चीजें आज फोन से और कंप्यूटर की हैं। मैंने इसके पहले कभी फोन इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा नया सहज है,
इसलिए अगर मुझसे कोई चूक हो, कोई त्रुटि हो, तो सभी से ये प्रार्थना है कि आप उसको जरा क्षमा भाव देखें और गुणों पे चित ना धरें। मैं पत्रकार हूँ और जब किसी को बताओ, मेरे देखते बदलाव बदलाव पिता पिता की आया है। जब ये काम शुरू किया था, तब भी कहीं गांव में या कस्बे जाते थे। अगर किसी से जाकर कहो मैं पत्रकार हूँ, यहाँ किसी काम से मदद चाहिए, लोग ऐसा ऐसा करते थे जैसे कोई यहाँ कोई मसीहा आ गया, जिसकी वजह से बहुत कुछ होता था, बहुत अटपटा लगता था। ये लोग हमको क्या मान रहे हैं। और देखते ना बदल आज हमारा समाज ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ जब आप लोगों से कहें कि यार है, तो लोग पूछते हैं कौन है, ये कौन सा विषय पे काम कर रहे हैं या कौन सी पार्टी के हैं। तो राजनीति मान लिया जाता है कि पत्र का काम राजनीति पर नजर रखती है। और क्यों है तो संपादकों के आग्रह पे भी राष्ट्रीय राजनीति कही जाती है, उसको थोड़ा बहुत कवर किया है। और राजनीतिक दृष्टि से देखना का अनुभव मुझे मिला है। तो जो में आया अपनी यात्रा, वो मैं आपको और उसके पहले मैं आप विषय ये चुना, ये आपको हम आज इस हमारा समाज कुल मनुष्य प्रजाति जिस दिशा में जा रही है आवाज गूंज रही है। आपकी आवाज गूंज रही है और रिपीट हो रही है, तो आप अपनी गति लेकिन थोड़ी सी बस धीरे रखें। वाक्य के बीच में आप पॉज ले लें। किसी ने अगर गूंज रही है तो किसी का माइक्रोफोन खोलो, क्योंकि के वापस माइक्रोफोन में आती है। तो आप जी एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ तो और कोई कुछ है, बंद कमरे में एक गांव में हूँ। तो ये कोशिश करूंगा कि और धीरे बात करूं कि सुनने में आसानी। लेकिन आप लोग एक बार अपने माइक्रोफोन देख लें, एक बार रश्मि जी देख लें, आप भी देख लें। और मैं जरा देर ये आगे बढ़ाता हूं, अगर दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, फिर कुछ इसका समाधान लोग। तो जब राजनीति आप लिखने निकल, तो पहली चीज ये समझ में आती है कि राजनीति की दुनिया ये दावा करती है कि वो देश की समाज की सेवा है, लेकिन ये उसकी सच्चाई है नहीं। राजनीति में लोग सेवा के लिए नहीं जाते। सेवा के लिए आपको राजनीति में जाना जरूरी नहीं है। सेवा के कई रास्ते खुले हैं। आखिर विद्योत्मा जी डॉक्टर बन गई, तो चिकित्सा सेवा का काम है। अगर उसको बिल्कुल पेशा रुपए पैसे में ना किया जाए तो उसमें सेवा तो निहित है। लेकिन राजनीति फिर भी ये अपनी छवि में डालती राजनीति में आना, देश की सेवा करना और दुनिया को बेहतर बनाने का काम है। जबकि आप अगर राजनीति की दुनिया में थोड़ा भी समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात सही नहीं है। राजनीति का मूल महत्वाकांक्षा से है। महत्वाकांक्षा सत्ता ताकत की, साधनों पे नियंत्रण की। और जो नियंत्रण करना चाहता है, पहले एक नियंत्रण में यंत्र है, और यंत्र के पहले हर राजनीतिक सिद्धांत को पहले अपना एक मंत्र बनाना पड़ता है। पहले मंत्र बनता है, फिर यंत्र बनता है, और फिर उसे लागू करने के लिए एक होता है। तो राजनीति के सभी मंत्र, यंत्र और तंत्र अगर आप देख लेंगे, तो आपको उसमें ऐसी चीजें दिखेंगी जो सभी राजनीतिक सिद्धांतों में
लगभग एक सी हैं। अगर अंतर आता है तो थोड़ा इधर उधर होता है। देखिए, हर राजनीतिक विचार हमको ये वादा करता है कि वो एक बेहतर दुनिया हमें बना के, वो एक वो हमको एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएगा जिसमें हम सबके लिए एक बेहतर भविष्य उभरेगा। ये आदर्श राजनीतिक व्यवस्था किसी रूप में सामने रखती है। ये बात है कि जैसा राजनीतिक सिद्धांत होता है, उसके जैसे मंत्र, तंत्र और यंत्र होते हैं, उसके हिसाब से वो अपने आदर्श बदल लेता है। आदर्श बदलता है और हर राजधांत के अब आदर्श पुरुष भी होते हैं। ऐसे उन्होंने कुछ बड़ा किया है जिसका असर काफी लोगों पे पड़ा है। उन लोगों को एक तरह से नियम उनके आदर्शों को प्रतिष्ठित करके उनका और उनके को केंद्र में रख के राजनीतिक विचार खड़े किए जाते हैं। इन राजनीतिक विचारों को आप अगर कुछ समय में देखें, बिल्कुल उस समय जिस समय, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां जब चल रही होती हैं तब उसमें कई तरह की बातचीत होती है जो कहती है कि आप इसको ऐसे नहीं देखिए, ऐसे देखिए। तो अगर आप थोड़े लंबे में देखेंगे तो आप पाएंगे हर राजनीतिक सिद्धांत, हर राजनीतिक विचार अपने आदर्शों से काफी दूर चलता है। वो जो वादा करता है उससे उल्टा भी करने लगता है। इसमें एक किस्सा एक पूर्णिया में जन्मे उनके लेखक थे जॉर्ज, जिनकी एक प्रसिद्ध किताब है 1984 जो बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी। तो उसमें ये वर्णन व्यापक रूप से आता है कि साम्यवादी क्रांति के बाद जो लोग मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए उनका भला करा करके सत्ता में आते हैं, वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं। और इसके उदाहरण आपको दुनिया के सभी देशों से मिल जाएंगे। जो भी राजनीतिक विचार हमारे आसपास चलते हैं उसमें साम्यवाद एक है, उसमें पूंजीवाद एक और है, उसमें कहीं से राष्ट्र होता है, कहीं एक तरह का देशज आग्रह होता है, किसी का आग्रह अंतरराष्ट्रीय होता है। सब राजनीति के बाजार में अपना अपना माल लेके बैठे हैं। राजनीति शब्द को ही अगर हम थोड़ा खोलें तो उसका हिस्सा राज का है, उसका हिस्सा नीति का है। नीति शब्द के बड़े अलग अलग तरह के अर्थ आते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है वो है सीधा सच्चा रास्ता। तो जिससे नीक शब्द भी निकलता है। पूरब में बहुत चलता है कि ये तो नीक बात कही बचुआ। तो उसी से निकला शब्द है नीति, जो बताता ही रास्ता क्या होगा। तो राज करने की जो नीति है, जो सही रास्ता है, आदर्श है, राजनीतिक विचार, राजनीतिक अपने अपने आदर्श लाता है और फिर राजनीतिक सौदेबाजी और सच्चाई में उसका पतन होता जाए। कोई ऐसा राजनीतिक विचार नहीं है हमारे चारों तरफ जिसमें भयानक अंतर्विरोध, जिसमें दावों से उल्टी बात और जिसमें सत्ता के लिए वह सब करने की कंठ जिसे ठीक करने पे पहले आए हैं। तो आपको आदिवादी भी नेता। अच्छा, उसके बाद जो लोग इन आदर्शों को सही में मानते हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो अमूमन आपको बताते हैं कि नहीं, ये सच्चा समाजवाद तो अभी आया नहीं है, सच्चा समाज आगे आएगा। किसी और से पूछिए कि सच्चा साम्यवाद, तो कहते हैं सच्चा साम्यवाद अभी तक आया नहीं है। क्रांति हुई है लेकिन क्रांति के बाद उसका फल ठीक से निकल कर आया नहीं, तो अभी तो क्रांति होनी है।
इसी तरह से जो नैतिक विचार हमारे आसपास चलते हैं, उनको मैं लोगों से आप पूछेंगे, आपको पट से बताएंगे कि नहीं नहीं नहीं, आधा नहीं आगे हैं। आप जो देख रहे हैं वो तो अभी रास्ते में आने वाले हैं। राजनीति का ये स्वरूप नया नहीं है। आदिकाल से राजनीति का स्वरूप यही रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जो भी राज परिवार, दुनिया में न जाने कितने साम्राज्य हुए हैं जिनका बहुत बड़े बड़े भूखंडों पे राज चला है और फिर मिट गया। हर राज करने वाले को चिंता ये होती थी कि उसकी संतति उसके राजपाट को कैसे संभाले, क्योंकि कोई आज तक दुनिया भर पे राज करने वाला भी अपनी संतान पे राज कर पाए ये जरूरी नहीं है। ऐसे न जाने कितने राजा हुए हैं जिन्हें अपनी संतानों ने मारा है, यातनाएं दी हैं, उन्हें जेल में डाला है, और ये राज करने वालों ने अपनी संतानों के साथ भी किया है। मतलब अगर हम इसको बिल्कुल आदर्श रूप में देखें तो राजा दशरथ ने राम के साथ क्या किया, उसमें राम की क्या गलती रही होगी कि उन्हें वनवास भोगना पड़ा। लेकिन राजनीति ऐसे ही चलती है। आपको राजनीति के जो पुराने किस्से मिलेंगे वो भी ऐसे ही होंगे। राजनीति जैसे ज से राज, राजा, राज्य बनता है, रा से ही निकला एक और शब्द है राष्ट्र, और ये अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अगर संस्कृत वाङ्मय में संस्कृत जानने वालों के साथ बैठेंगे और संस्कृत वाङ्मय से संदर्भ निकालेंगे तो आप पाएंगे बहुत सी जगह राष्ट्र का मतलब वह साधन है जिससे कोई राजा किसी भूखंड को अपना और जनता को अपना राज्य बनाता है। यानी राष्ट्र जो है वो राजा का होता है, प्रजा का नहीं होता। अब राष्ट्र के भी अलग अलग अर्थ हैं, और ये भी बात सही है कि भाषा में अर्थ बदलते रहते हैं। और लोकतंत्र आने के बाद बहुत से लोग ये मानते हैं कि अब राजनीति बदल गई है। कुछ हद तक तो राजनीति हमेशा से ही बदलती रही है, लेकिन राजनीति का जो मूल है वो बदलता नहीं है। और इसे आप अगर थोड़ा और खोलेंगे तो हमारे यहाँ जो राजनीतिक बातचीत होती है उसमें जी मुझे बताया गया कि अब आवाज ठीक आ रही है, मैं समय में बोल सकता हूँ। बहुत आभार आपका। देखिए, पत्रकारों में आपको आमतौर पे मिलेगा कि राजनेताओं से निकटता बहुत होती है, तो एक तरह से पत्रकार राजनेताओं के सलाहकार भी बन जाते हैं। और पत्रकारिता में जो कैसे भी अपना काम करे उसे भी लगातार एक बहुत बारीक लकीर पे चलना पड़ता है, जिसके इस तरफ पत्रकारिता के सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ राजनीति के तमाम प्रलोभन हैं। जब राजनीति में जो एक सबसे बड़ा आडंबर है, पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा आडंबर है, वो राजनीति का विशेष साक्षात्कार है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अगर कोई राजनेता आपको विशेष साक्ष्य दे रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उसे ये आश्वासन है कि आप जो करेंगे वो उसके लिए अच्छा होगा। वो सबके लिए अच्छा होगा कि नहीं ये अलग बात है। तो इस सब में आप पाएंगे राजनीति बार बार हमें ये दिलासा दिलाती है कि एक बेहतर भविष्य की ओर हमको लेके उसके लिए उसको जो भी कहना पड़े, सच झूठ, राजनीति में ये सब किया जाता है। तो मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं राजनीति से जरा बच के रहूं, क्योंकि मैं जहां बड़ा हुआ था, जो मैंने अपने परिवेश में देखा था, उसमें मुझे ये बताया गया था कि समाज मुख्य होता है और पत्रकारिता समाज के लिए भी की जा सकती है। मैंने ऐसे पत्रकारों को कम उम्र से देखा है जिनकी पत्रकारिता के में राजनीति नहीं होती थी, राज नहीं होता था, समाज होता था। तो मुझे ये लगा जब शुरुआती दिनों में अपने काम के कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसपे पत्रकारिता करके मैं
समाज के लिए ऐसी उपयोगी चीजें निकाल सकता हूं जिनकी अभी जरूरत है। ये बात लगभग 25 साल पुरानी है, मुझे पत्रकारिता में 25 साल लग गए हैं। तो पर्यावरण को, पहली बात तो पर्यावरण के विषय को समझना आसान नहीं है, ये बहुत असहज बात है। दुनिया भर की सभी संस्कृतियों ने पर्यावरण की एक सहज बातचीत हमेशा अपने यहाँ रखी है, जिसमें जो व्यवहारिक थी, जो जिसमें आग्रह यह रहता था कि हम प्रकृति से जो भी पाते हैं उसको समझने आवश्यकता अनुसार कुछ ना कुछ प्रयास करें। तो आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ आपको अभी दीपावली के बाद तुलसी विवाह आएगा, आपको नदियों के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। कुएं पूजे जाते थे हमारे यहाँ, तालाब पूजे जाते थे। आपको ऐसे सूफी संतों का वर्णन मिल जाएगा जो बावली बनाने का ही काम करते थे। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया इसके लिए प्रसिद्ध थे कि वो कुएं बावली का काम बहुत करते थे। तो इस तरह की व्यवहारिक पर्यावरण की समझ अपने जीवन से और ये एक तरह से सृष्टि का जो हिस्सा हमारे खाते में आया है उसको समझना, इसलिए समझना ताकि हम उसके साथ व्यवहार कर सकें। अगर हम ऋतुओं के बारे में जानते हैं तो हम फसलों का समय, बुआई का समय क्या है, किस समय मिट्टी तैयार करनी है, ये सब हमें पता लग जाता है। तो ऐसी तो दुनिया के समाजों में रही है, क्योंकि जो जिस पर्यावरण में रहता है वो धीरे धीरे उसके साथ एकाकार हो जाता है। उसे वहां के वनस्पति, मिट्टी, पानी, पशु पक्षी, इनके साथ एक तरह का संबंध हो जाता है। लेकिन पर्यावरण का मतलब आज ये नहीं है। पर्यावरण की बातचीत एक बहुत अलग बात बताती है। पर्यावरण की चिंता, नई चिंता लगभग 1960 के दशक में शुरू होती है यूरोप और अमेरिका के देशों में, जहां औद्योगिक विकास लगभग साल से होता रहा था और जिससे युद्ध से बहुत मदद मिली थी। और दो विश्व युद्ध के बाद जो एक नई शांति और समृद्धि आई थी उसकी सीमा समझ में आने लगी थी। इसमें एक विशेष नाम रेचल कार्सन का आता है, जिनकी पुस्तक थी साइलेंट स्प्रिंग 1962 की, जिसमें उन्होंने बताया था कि कीटनाशकों का पक्षियों पे क्या प्रभाव क्या होता है। ये चिंता आप पाएंगे शास्त्रीय चिंता है, क्योंकि कीटनाशकों के बारे में, पक्षियों के बारे में इस तरह से जानकारी साधारण सामाजिक लोगों को नहीं मिलती। इसके लिए विशेषज्ञ आंख चाहिए। और यूरोप और अमेरिका में जो पर्यावरण की नई चेतना आई है वो विशेषज्ञों से आई है, जिन्होंने बहुत लंबे लंबे अध्ययन किए थे और धीरे धीरे जिन्होंने अपने विषयों को समझने के तरीके बनाए थे। हमारे देश में ये मामला ऐसा नहीं है। हमारे देश में पर्यावरण की चेतना ग्रामीण समाजों में अपने पर्यावरण की रक्षा से निकल कर आती है। इसका एक बड़ा उदाहरण चिपको आंदोलन है। इसी तरह नर्मदा की घाटी में मिट्टी बचाओ आंदोलन था। इनमें कहीं भाव यह था कि औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में शहरी समाज, ग्रामीण समाज के सारे साधन, उसके जीने का आधार छीनना चाहता था। चिपको में ये बात लकड़ी की थी। सरकार ने जंगलों के ठेके साइमंड्स नाम की एक कंपनी को बेच दिए थे, जो खेलकूद के उपकरण बनाती थी। नर्मदा घाटी में ये बात बांध से जुड़ी थी। तो आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि इसमें चिंता ये है कि हमारे आसपास की चीजें बिगड़ रही हैं। लेकिन ये दोनों दृष्टियां अलग हैं। एक शास्त्रीय ज्ञान से निकली है, विशेषज्ञों से निकली है, और दूसरी सामाजिक आंदोलनों से निकली है। तो जो सामाजिक आंदोलनों से निकली है उसकी बात तो काफी होती रहती है, कई लोग करते रहते हैं। मैं आपको जो विशेषज्ञों की दुनिया
जैसे पर्यावरण को देखती समझती है, उसके बारे में कुछ बात बताऊंगा, क्योंकि इसको मैंने करीब से देखा है। मैं इसमें रहा भी हूँ कुछ समय, काफी समय, 10-15 साल। तो जो विशेषज्ञों की बातचीत है, ये बहुत धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि हर किसी के बस का ये होता नहीं है कि इतनी बड़ी चीजें समझ सके। देखिए, एक बात जिसे लोग ध्यान रखते नहीं हैं आमतौर पे, हम सब अपने अपने अर्थ अपने अपने छोटे छोटे संदर्भों से बनाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सृष्टि हमारे अर्थों के हिसाब से नहीं बनी है, हमारे अनर्थ के हिसाब से भी बनी है। सृष्टि किस लिए बनी है, कैसे बनी है, ये हम नहीं जानते। और ये ऋग्वेद में बहुत सुंदर नास्त में आता है कि आ, कि उसका एक बहुत सुंदर भारत एक खोज में के मुखड़े में आया था, जिसमें कुछ इस तरह के बोल थे कि सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वह ही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, ये किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तो ये बात आज भी सही है। लेकिन शास्त्रीय ज्ञान की दुनिया सामाजिक ज्ञान की दुनिया से थोड़ी अलग होती है। सभी शास्त्रीय ज्ञान की परंपराएं, हर एक शास्त्रीय ज्ञान की परंपराएं राज्य के आश्रय से निकलती है। कोई शास्त्रीय ज्ञान कहीं भी बिना राज्य के किसी न किसी रूप के आश्रय के खड़ी नहीं होती। समाज की परंपराएं अलग होती हैं, और उसमें किसी तरह का राजाश्रय नहीं चाहिए होता। शास्त्रीय ज्ञान में चीजें धीरे धीरे पता लगती हैं, और क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान स्मृति में होता है, उसे लिखा जाता है, उसके दस्तावेज बन जाते हैं, इसलिए वो लंबे समय तक चल जाता है। और इसीलिए शास्त्रीय ज्ञान को जो लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, उन्हें लगता है कि शास्त्रीय ज्ञान ने दुनिया को समझ लिया है। जबकि आप किसी भी बढ़िया शास्त्री के साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो वो बहुत जल्दी ये बात करने लगेंगे कि वो क्या क्या नहीं जानते। मुझे ये सौभाग्य मिला कि बहुत बहुत ऊंचे शास्त्रीय विद्वानों के साथ समय बिताया है, जिसमें मॉडर्न साइंस के कई लोग हैं, पारंपरिक ज्ञान जानने वाले लोग हैं, पुरानी भाषाएं फारसी, संस्कृत, अरबी जानने वाले लोग हैं, लैटिन जानने वाले लोग हैं, अलग अलग परंपराओं को जो शास्त्रीय दृष्टि से समझा है। और जब आप उनके साथ सहज होकर बात करें, तो शास्त्रीय विद्वान हमेशा ये बात करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं, सृष्टि कितनी बड़ी है, उसकी जटिलता कितनी है, लेकिन हम कितना कम जानते हैं। हम लोग शास्त्रीय ज्ञान को इसलिए गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उत्तर पीढ़ी शास्त्रीय ज्ञान इकट्ठा होता चला जाता है। तो अगर जलवायु परिवर्तन लेंगे आप, तो इसका तो शुरुआती काम एक फ्रेंच गणितज्ञ ने किया था 1823 के आसपास, जिसमें उन्होंने ये समझाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संबंध हमारे वायुमंडल में गर्मी पकड़ने से क्या है। उसके बाद आप देखते जाइए, हर 10-15 साल में किसी बड़े विद्वान ने इस पे कुछ बड़ा काम किया है। उन्होंने जो पहले लोगों ने काम किया था उसमें जो गलत था वो हटाया, और जो ठीक समझ में आया वो उसमें डाला। तो शास्त्रीय विधाओं में इस तरह से तरक्की होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें सुधर सकती हैं। लेकिन ये राजनीति में नहीं होता, तरक्की राजनीति में नहीं होती, और मनुष्य समाज में भी तरक्की ऐसे नहीं होती है। एक पीढ़ी में जो समझा जाता है वो दूसरी पीढ़ी भुला देती है। ये बाप ने दादा तीसरी पीढ़ी जैसी कहावतें चलती हैं। तो आप देखेंगे पर्यावरण की बातचीत भी, जो शास्त्रीय बातचीत है, उसमें भी राजनीति वाला आदर्शवाद है। हमें दुनिया बचानी है, पृथ्वी बचाओ, नदी बचाओ, पशु पक्षी बचाओ, जंगल बचाओ। इतनी बचाने वाली चीजें हैं कि ऐसा लगता है कि अगर यही सब बचाते रहेंगे तो फिर जीवन कब जिएंगे जी। और इनमें से महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हल्की है। इस बातचीत में लोग कि सृष्टि हमारी बनाई हुई हुई नहीं है,
हम जो हमने बनाया नहीं है उसे हम बचा कैसे सकते हैं? हम उसे बिगड़ने से, खुद बिगाड़ने से अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन बचाने में एक तरह का सृष्टि का विधाता होने का अहंकार छिपा हुआ दिखता है, जो राजनीति में भी है। लेकिन अगर आप पर्यावरण को शास्त्रीय दुनिया की आंख से भी अगर देखेंगे तो आपको उसमें ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको सामाजिक व्यवहार, सामाजिक ज्ञान का सौंदर्य दिखा सकती हैं। ऐसी सामग्री आमतौर पर उठती नहीं है क्योंकि इसमें किसी तरह की राजनीति को लाभ नहीं। माफ कीजिएगा, फोन बज रहा था इस पे बार 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 बार। किसी तरह की राजनीति को उसमें लाभ नहीं मिलता है। तो हम लोग जैसे बड़े होते हैं हमको ये बताया जाता है कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ, अलग सभ्यताएं बनी, लोगों ने जंगली जीवन जीना छोड़ के कैसे एक जगह पे बसना शुरू किया, खेती बाड़ी शुरू की, और उससे फिर राज्य बनते चले गए, सभ्यताएं विकसित हुई। बहुत सारी नई सामग्री जो ज्यादातर विज्ञान पर्यावरण पे आधारित है, हमारे जो ये मुगालते हैं इनको साफ कर रही है। वो ये बता रही है कि कहीं भी कोई समाज ऐसा नहीं है जो राज्य में रहना सहज रूप से स्वीकार करता था। ये तो बहुत साधारण सी बात है कि अगर कोई राज करने वाला है तो उसको प्रजा चाहिए, यानी कोई है जो नियंत्रण करेगा तो उसको ऐसे लोग चाहिए जो उसके दास हों। राजनीति का ये मूल स्वभाव शुरू से रहा है, आज भी है, और ये दासता और हर राजनीतिक विचार हमको ये वादा करता है कि वो हमको दासता से मुक्ति दिलाएगा, वो हमको एक ऐसे सुनहरे भविष्य में लेके जाएगा जिसमें अति वर्तमान के अन्याय खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप राजनीति को ध्यान से देखें तो दुनिया में दासता का राजनीति से बड़ा कारण कोई नहीं है। हर देश में, हर भूखंड में, हर कालखंड में। ये कैसे है? बहुत सारी नई सामग्री जियोलॉजी की रिसर्च से, आर्कियोलॉजी से, नदियों को नए सिरे से पढ़ने से आ रही है, जो हमको बताती जा रही है कि राज्य की स्थापना समाज के लिए अप्रिय घटना थी। इसके पहले मैं आपको नहीं तो वो बात, वो समाज वाली बात हम अंत में ही करेंगे। विशाल निवेदन है कि समय के बारे में मुझे बताता रहे। मेरे ख्याल से अभी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है बातचीत में, और मैं 45 मिनट के आसपास इसको रोकूंगा। और एक बार ये पूछूंगा भी कि इसके आगे आप लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते, या सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो ये नई सामग्री हमें ये बता रही है कि राज्य कहीं भी लोगों ने सहज रूप से स्वीकार नहीं किए थे। जब तक उन्हें गुलाम न रहो तब तक कोई भी राज्य प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। राज्यों से भागते थे। राज्यों से भागने के 5 मुख्य कारण शास्त्रीय विद्वानों को समझ में आ रहे हैं आज, जिसमें पहला है युद्ध, क्योंकि राज्य को लोगों पर नियंत्रण करना पड़ता है, तो इसके लिए उसकी टक्कर राज्यों से होती है, तो युद्ध होना तय है। कोई जो लोग युद्ध करते हैं, हर देश में जो सैनिक होते हैं, उनको उस युद्ध से कोई बहुत लाभ नहीं होता। लाभ राजनेताओं को होता है, राजनीति होता है। लेकिन राजनीति हमेशा ये आग्रह रखती है कि परिवारों से उनके जवान लड़के अलग किए जाएं और उन्हें सैनिक बनाया जाए। तो सभी समाज इससे बचना चाहते थे कि युद्ध एक बात, और दूसरा उनके लड़कों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाए, जिसे अंग्रेजी में कंस्क्रिप्शन कहते हैं। तीसरी बात इसमें है कर, क्योंकि राज्य की स्थापना कर पे आधारित है, कर की वसूली पे आधारित है, और कर की वसूली का पहला जो रूप माना जाता है वो अनाज था। सहज रूप से कोई भी
जो सामाजिक जीवन में जी रहा हो, वो एक एक फसल की खेती नहीं करता, वो तरह तरह की फसलें उगाएगा, क्योंकि किसी को भी एक तरह का भोजन साल भर करना पसंद नहीं आता। तो अभी भी जो समाज राज्य से अलग रहते हैं, उनकी अगर आप खेती देखेंगे तो वो कुछ कंदमूल उगाते हैं, कुछ लताओं पे उगाते हैं, कुछ पेड़ों पे उगाते हैं, कुछ अनाज कर, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, कुछ जंगल से बटोर लेते हैं। और उनका खाना ज्यादा विविध होता है। आजकल भोजन के जो नए फैशन आ रहे हैं, उनमें इसी तरह के भोजन का आग्रह रहने लगा है। लेकिन राज्य के लिए ऐसा भोजन सुविधाजनक नहीं है। राज्य के लिए सुविधाजनक यह है कि लोग एक फसल की खेती करें और वो फसल अनाज हो, क्योंकि अनाज का एक खेत में अगर एक अनाज बोया है तो उसकी फसल एक साथ पकती है, एक साथ कटती है, उस पे कर की वसूली एक साथ की जा सकती है। अगर जमीन के नीचे कुछ उग रहा है, पेड़ के ऊपर उग रहा है, तो उसकी वसूली कैसे करेंगे? तो कर की वसूली के लिए सबसे पहले लिखाई का होता है। कर यानी टैक्स के पहले लिखने की कभी कोई जरूरत नहीं थी। मनुष्य कलाओं में तो शुरू से रहा है। गुफाओं की दीवार पे यहां वहां चित्र कलाकृतियां हजारों साल पहले से मिलती हैं। लेकिन और भाषा भी बहुत ही होगी। आखिर लोग इतने बड़ी संख्या में इतनी अगर जटिल चीजें करते होंगे तो एक दूसरे को अपनी बात समझना समझाना जरूरी रहा होगा। भाषा बहुत पुरानी है। लिपि लिखना ये कर ये से शुरू होता है। तो तीसरी समस्या कर वसूली की थी। युद्ध, जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती, कर की वसूली, अनाज की खेती और महामारियां, क्योंकि राज्य के पहले कोई महामारी नहीं है। जब तक बड़ी सभ्यताएं गांवों में शहरों में नहीं रहने लगी तब तक महामारियां नहीं मारी। केवल महामारियां ही नहीं मिलती, उसके पहले आपको लोगों के शरीर ज्यादा बलवान मिलते हैं, खासकर महिलाओं के। आज पुरातत्व पे जो लोग काम उनके लिए ये मानना आसान है कि जो उनको कंकाल मिले हैं महिलाओं के, वो राज्य की स्थापना के बाद के हैं या पहले के हैं। राज्य की स्थापना के पहले के कंकाल आकार में बड़े होते हैं, यानी उस समय स्त्रियों का आकार आज की स्त्रियों से बड़ा था। उनके शरीर ज्यादा बलवान थे और स्वस्थ थे, उसमें बीमारियां नहीं थी और उसमें जबरदस्ती की, और ये आखिरी कारण है जिस वजह से लोग राज्य में रहना पसंद नहीं करते थे, जो दास्ता का परिश्रम है। सभ्यता के बाद जो भी महिलाओं के कंकाल मिलते हैं उसमें हड्डियां ये बताती हैं कि उनसे बहुत सारे ऐसे काम कराए गए थे जो थकाने वाले और जो दास्ता के चिन्ह हैं, जो आपको उसके पहले की महिलाओं के कंकालों में नहीं मिलेंगे। तो आज ये 5 कारण, युद्ध, सेना में भर्ती, कर वसूली, महामारियां और दास्ता का परिश्रम, इससे बचने सभी समाज राजने का प्रयास करते थे। लेकिन जब राज्यों का चलन दुनिया भर में बढ़ता चला गया तो उनके पास निर्णय यह होना था कि इस राज्य के पास रहें या उस राज्य के पास रहें। इसके बावजूद आज से ज्यादा नहीं, 200 साल पहले तक ज्यादातर लोग राज्य में ही रहते थे। औद्योगिक क्रांति ने राज्यों की ताकत बहुत बढ़ा दी है, जिसका नतीजा जलवायु परिवर्तन है। तो अगर इसमें एक बात और कर लें हम, समाज पे आने के पहले जो आखिरी हिस्सा है इसका, ये समझ में आ रहा है लगातार, और ये कोई आजकल की जानकारी नहीं है, पिछले 20-30 साल से लगातार अलग अलग विधाओं से, जियोलॉजी से, आर्कियोलॉजी से, अलग अलग तरह से ये पता लग रहा है कि एक बार राज्य की स्थापना हो गई तो उसे 3 तरह के पे अपना नियंत्रण चाहिए था राज्य को, जिसके लिए उसने अपने मंत्र, यंत्र और तंत्र तैयार किए थे। पहले
उसको राज्य के लिए यह जरूरी था कि वो फसलों के प्रजनन पे अपना नियंत्रण करे। इसीलिए राज्य का यह आग्रह रहता था कि किसानी ऐसी की जाए जिससे अनाज पैदा हो, क्योंकि अनाज को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। तो इसमें वनस्पति के प्रजनन पर नियंत्रण सबसे पहले आता है। दूसरा नियंत्रण आता है पशुओं पे। और इसका असर क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के घरों में आसपास जो कुत्ते दिखते हैं, सारे कुत्ते भेड़ियों से निकले हैं। और चाहे वो इतना छोटा सा चिहुआ हुआ नस्ल का कुत्ता हो या इतना बड़ा ग्रेट डेन हो, उनकी आनुवंशिकी में कोई अंतर नहीं है। सारे कुत्ते भेड़ियों से निकले हैं। और भेड़ियों को आप कभी पालतू नहीं बना सकते। भेड़िए कभी पालतू नहीं बनते। लेकिन भेड़ियों में से ही लोगों ने कुछ लोगों को पालतू बना दिया, कुछ भेड़ियों को पालतू बना लिया जो आज कुत्ते बन गए। जैसे घास की फसलों से हमने अपने सारे अनाज बना दिए, गेहूं, धान, मकई, ये सब घास के प्रकार है। तो उसको हमने एक बार अपने लिए पालतू बना लिया, तो उसको अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लिया। और उसका स्वार्थ, क्योंकि हर जीव अपने लिए भोजन और प्रजनन चाहता है, तो वो हमारी जरूरत के हिसाब से ढल गए। लेकिन इसमें उल्टा भी, हम उनकी जरूरत के हिसाब से भी ढल गए। जो लोग जंगलों में रहते हैं उनका जीवन कितना आनंददायक होता है हमको नहीं पता ये, लेकिन उनको उस तरह की बलात् मेहनत नहीं करनी पड़ती जो किसानों को करनी पड़ती है। किसानों को फसलों के साथ, फसलों को अपने बच्चों से ज्यादा संभाल के रखना पड़ता है। तो आप अगर इसको और खोल के देखेंगे तो अब तो ये लगभग जैसे नस्ल बनाने के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें से समझ में आ गया है कि बहुत आसानी से कुछ पीढ़ियों में एक पालतू दास्ता में लिप्त नस्ल तैयार की जा सकती है, जो आपको आपकी जरूरत के हिसाब से काम देगी। जैसे कुत्ते हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दाव पे लगा सकते हैं, फसलें हमारे बिना हो नहीं पाएंगी। ऐसी कई फसलें हैं जो हमारे बिना नहीं हो सकती। ये जो तीसरी बात है वो है लोगों का प्रजनन, क्योंकि हर राज्य को दास बनाने के लिए लोग चाहिए, जिसके लिए राज्य को स्त्रियों पर अपना नियंत्रण चाहिए। ऐसे कई विद्वान हैं जो पिछले कुछ सालों से ऐसा शोध लगातार निकाल के दिखा रहे हैं जो ये बताता है कि नीति निर्धारित करने वाले धर्म राज्य की स्थापना के बाद ही आए हैं। राज्य की स्थापना के पहले के जो धर्म हमें मिलते हैं उनमें लोगों का अपने देवी देवताओं के साथ व्यवहार वैसा ही है जैसा अपने परिवार में, अपने मित्रजनों में होता है। उसमें सभी तरह का राग द्वेष, रूठना मनाना चलता रहता है। लेकिन नीति बनाने वाले सही क्या है, गलत, ऐसे धर्म राज्य ने बनाए हैं। बहुत सारी नई सामग्री हमें ये बता रही है। आप पाएंगे, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि धर्म ने दुनिया का बहुत नाश किया है और धर्म की वजह से ही लोगों में द्वेष होता है, मार पिटाई होती है, हिंसा होती है, युद्ध होते हैं। वो लोग आपको ये बताएंगे कि इसी से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो लोग इस सामग्री का कभी सामना नहीं करेंगे जो बताती है कि लोगों को नियंत्रित करने वाले धर्म राज्य ने स्थापित किए थे, क्योंकि राज्य को स्त्रियों नियंत्रण चाहिए था। और आप देखिए सभी धर्मों में महिलाओं के लिए कठोरता ज्यादा होती है, क्योंकि राज्य को महिलाओं पे कठोर चाहिए। महिलाओं पे कठोरता से नियंत्रण रखना यानी आप भविष्य की प्रजा की पे नियंत्रण कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात मनुष्य समाज के बारे में समझ में आ रही है वो महिलाओं की दास्ता का राज्य से संबंध क्या है और कैसे सभी धर्मों ने राज्य की सेवा में सभी लोगों भी, लेकिन विशेषकर महिलाओं पर अपना नियंत्रण जमाया है। तो फिर अगर राज्य का स्वभाव यह है तो फिर समाज अलग कैसे है?
इससे क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, मैं नहीं जानता कि ये मुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती। सभी धर्मों में भोलापन और ज्ञान का द्वैत समझाया गया है। बाइबल में ये बहुत प्रसिद्ध है कि जो ज्ञान का पेड़ था उसका फल खाने के बाद से हवा को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो भोलापन हम में वापस आ सकता है, वो सहजता हम में वापस आ सकती है कि नहीं, ये बताना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसी उसूब क्या है, उसके लक्षण क्या है, इस पे कुछ इशारा मैं आपको कर सकता हूं। हम लोग सामाजिक जीव हैं, समाज के अलावा मनुष्य रह नहीं सकता। हमें हमारे जो सबसे बड़े जो उत्साह है, आजकल जैसे सेल्फी बहुत चलती है, लोग खूब अपनी सेल्फी लेकर लेकर तरह के सोशल मीडिया पे डालते हैं, मित्रों को भेजते हैं। तो उसमें भाव क्या होता है? कुछ लोगों ऐसा लगता है कि ये तो अहंकार में लिप्त है, लेकिन वो ऐसा ऐसा अहंकार भी नहीं। वो आखिर अपने किसी प्रियजन को अपना चित्र भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमें हम कैसे दिख रहे हैं इसका फल हमें सामने वाले की आंख में दिखता है। प्रकृति में जो भी आपको जीव मिलेंगे, उसमें कुछ जीव होते हैं जो एकांत प्रिय होते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो सामाजिक होते हैं, ज्यादातर सामाजिक होते हैं। कुत्ते सामाजिक जीव हैं, सिंह सामाजिक जीव है, बिल्ली सामाजिक जीव नहीं है, शेर सामाजिक जीव, बाघ सामाजिक जीव नहीं है। अब आप इसको और खोलना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कीट पतंगे बहुत से सामाजिक होते हैं, उन्हें एक दूसरे के बिना रहना नहीं आता। और हमारे आप देखिए, खाने पीने का आनंद देखिए, आप किसी कमरे में बंद कर दुनिया भर का भोजन दे दीजिए, कितना खा लेगा? थोड़ी देर बाद उसको भोजन में रसाना खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को साधारण सा भोजन अपने प्रियजनों के साथ दे दीजिए, उसको खूब आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि भोजन का मुख्य आनंद, भोजन तो जरूरत है, लेकिन उसका आनंद अकेले खाने से नहीं है, वो सबके साथ मिलकर खाने से है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। और अब तो बहुत सारी सामग्री ये बता रही है कि पेड़ पौधे वनस्पति भी समाज में रहते हैं, उनकी बहुत जटिल रचनाएं होती हैं, सामाजिक रचनाएं होती हैं, एक दूसरे से वो अपना दुख सुख बांटते हैं। खतरे के जब कोई खतरा आता है तो उसके बारे में दूसरों को आगाह करते हैं। मुश्किल में फंसे हुए छोटे पौधों को बड़े पौधे भोजन तक पहुंचाते हैं। ये सामग्री लगभग पिछले 20 साल में आ रही है। इसके मुख्य वैज्ञानिक डेविड रीड नाम के एक सज्जन थे जो इंग्लैंड में काम करते थे, और उनके काम को उनके बाद आगे बढ़ाने वाली सूजन सिमार्ड हैं, जिनकी पहली पुस्तक इसी साल आई है, सर्चिंग फॉर द मदर ट्री शायद उसका शीर्षक है। तो समाज में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और पर्याप्त सामग्री है कि जब तक हम साथ मिलके खाना पीना ना करें, गाएं नहीं, नाचे नहीं, तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। जिन समाजों में सब नृत्य साथ मिलके गाना खत्म हो जाता है, वहां डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप देखिए, दुनिया के जो सबसे रईस लोग हैं, मुझे अपने काम के सिलसिले में ऐसी जगहें देखने को मिली हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी अय्याशी के लिए जाते हैं। इनमें से एक जगह इबित्सा नाम का एक द्वीप है जो स्पेन के पास, और वहां दुनिया के सबसे अमीर लोग आते हैं। वहां सबसे बड़े डिस्को हैं दुनिया के, वहां दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित डीजे लाखों करोड़ों में एक रात के लिए परफॉर्म करने आते हैं, और जो डीजे इबित्सा में आ जाता है उसका नाम दुनिया भर में हो जाता है। इबित्सा में लोग जिस तरह के आनंद के लिए आते हैं और जो करते हैं, वो आनंद आपको अपने आसपास के आदिवासी समाजों में आसानी से मिल जाएगा। आपको भील भिलालों में मिल जाएगा, बैगा में मिल जाएगा, गोंड में मिल जाएगा, मुंडा में मिल जाएगा, संथाल में मिल जाएगा, जहां पे तरह तरह उत्सव लगातार चलते रहते हैं। लोग साथ मिलके खाने पीने का
नाचने गाने का बहाना ढूंढते हैं, और इसके लिए उनको ऐसे उद्योग ही खड़े करने पड़ते हैं जो पृथ्वी के साधनों को नष्ट कर दें। सहज रूप से कर सकते हैं, उनको भी आनंद आ रहा है, उनको भी आनंद आ रहा है। अंतर एक व्यवस्था सहज है, दूसरी व्यवस्था में औद्योगिक समाज का बहुत सारे साधन मिले हुए हैं जिनका बहुत दोहन होता है और जिसका पर्यावरण के विनाश से बहुत लेना देना है। तो ये समाज में रहना हमारी सहज अवस्था है, और समाज में रहते हुए हम एक दूसरे के अंतर भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा स्वस्थ संबंध वही होता है जहां किसी जीतना किसी की हार नहीं होती। अगर कोई अगर कोई बड़ा है तो ये किसी छोटे के लिए समस्या नहीं होती, क्योंकि छोटे को ये पता है कि बड़े का एक हिस्सा उसमें है, और बड़े को भी पता है कि छोटा भी उसका अपना है। तो ये अपनापन भी हमारे भीतर है, जैसे राजनीति का परायापन भी हमारे भीतर है, जिसमें सत्ता की भूख हमसे तरह तरह की ऐसी चीजें कराती है जो अन्याय है, अनीति है, जो अपने लोगों के साथ पाप है। ऐसे चीजें वो करने वाले भी हम हैं। आखिर राजनीति कोई अलग से तो आई नहीं है, उस पर वो भी मनुष्य के स्वभाव से ही कुछ ना कुछ पकड़ के निकालती है। तो हमारे स्वभाव में ये तत्व भी है जो हमें राजनीति की ओर ले जाता है, लेकिन सहज रूप से हमारा स्वभाव समाज की ओर जाता है, और हमें प्रसन्नता, सार्थकता, संतोष सामाजिक संस्था में ही मिलता है। मैंने न जाने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास खूब साधन है लेकिन जो प्रसन्न चित्त नहीं है, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जिस कुछ खास साधन नहीं है लेकिन संतोष है। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे बहुत कम साधन थे, बहुत साधारण परिवार था, लेकिन हम लोगों को शुरू से यह बताया गया था कि साथ मिलके खाने के लिए दो सूखी रोटी हो तो भी आनंद होता है। तो हमें अगर अपनी सहज अवस्था में बढ़िया चीजें पकड़ के रखनी है तो हमें अपने आप को ये याद दिलाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम कब तक दूसरों पर नियंत्रण रखने की अपनी सत्ता की भूख को राजनीतिक आदर्शवाद का जामा पहना के दूसरों को दुनिया बचाने का दावा करेंगे। इसकी बजाय ये कहीं बेहतर है कि हम अपने आप को सहज रूप से समझें, हम अपने आसपास सार्थक चीजें ढूंढें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का तरीका ढूंढें, दूसरों के अवगुणों के लिए उनको दंड दे उतावले ना हो, क्षमा भाव रखें। अगर पूरी दुनिया अपनी है, लोग अपने हैं, सभी भूमि गोपाल की है, तो फिर पराया किसी को क्यों मानना। और आप पाएंगे जो शास्त्रीय ज्ञान में ऊंचे लोग हैं लगातार ये बताते हैं कि ये जो अपने पराये का भेद है, कि हम जिसे अपना मानते हैं उसके प्रति हम क्षमा दृष्टि चाहते हैं, उसके लिए करुणा चाहते हैं। वो अगर गलत कुछ करता है तो हम चाहते हैं कि जो भी दंडाधिकारी हैं वो उसको माफ कर दो। जैसे हमें जब कभी कोई ट्रैफिक लेता है पुलिस वाला, और वो बताता है कि आपने किया नियम का उल्लंघन का, तो हम उसको हमेशा ये कहते हैं अरे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। ये तो हम ये कोशिश करते हैं कि पुलिस वाले से हमारा कोई संपर्क निकल आए, हम उसको बता दें कि अरे फला आला अफसर को हम जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर दे जिसे हम पराया मानते हैं, तो हम उस पर कड़े से कड़ा दंड चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसका एक उदाहरण बना के सबके सामने रखा जाए, ताकि कोई और अगर इस तरह की गलती करने वाला हो तो उसको चेतावनी मिले। आप देखिए, उल्लंघन वही है, लेकिन जब कोई अपना करता है तब हम उसके लिए करुणा चाहते हैं। कोई पराया करता है तो हम उसके लिए दंड चाहते हैं। तो ये अपने पराये में दुनिया को बांटना, ये हमारे स्वभाव की शायद हमारे स्वभाव का सबसे बड़ा दोष है। ये हमसे ऐसी ऐसी चीजें कराता है जो हमारे लिए सबसे बड़े पाप है।
जो हमें झूठ की ओर ले जाते हैं, जो हमें ये अहंकार देते हैं कि हम दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, हम हर विषय के विशेषज्ञ हैं, हमारे पास तमाम शास्त्रीय ज्ञान है, और उस शास्त्रीय ज्ञान से हम दुनिया दुनिया दुरुस्त भी कर देंगे, ठीक भी कर देंगे, दुनिया के सारे पंचर लगा देंगे, और आदर्श दुनिया बना देंगे। कोई नहीं बना पाया। जिन लोगों ने अपने आदर्शों को बहुत गंभीरता से लिया, उन्होंने दुनिया का ऐसा कबाड़ा किया है। देखिए, आखिर जो सबसे बड़े तानाशाह हमारे पिछले 100-200 साल में रहे हैं, वो सब बहुत घोर आदर्शवादी थे। इनमें कई चर्चित नाम है, मुझे लेने की भी जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। उनके सबके आदर्श अलग अलग थे। किसी का आदर्श राष्ट्रवाद का था, किसी का साम्यवाद का था, किसी का पूंजीवाद का था। लेकिन हर कोई अपना अपना बहाना निकाल के, अपने आदर्श दिखा के ऐसा कुछ करने को आतुर रहता है जो घोर पाप है। तो इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन लेकिन इतना मैं मानता हूं कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें वो अच्छाई भी अपने भीतर ही खोजनी पड़ेगी। जैसे हमारे भीतर दोष हैं, वैसे ही भीतर गुण भी हैं। तो अपने गुणों की पहचान करना और उन गुणों के आधार पे व्यवहार में उस तरह की सामाजिकता, मिठास और कोमलता लाना, ये मेरी समझ में वांछनीय कर्म है, सामाजिक कर्म है। और इसके लिए राजनीति नहीं चाहिए, और आप बुरा मत मानिएगा, पर्यावरण बचाने के आदर्श भी एकदम नहीं चाहिए। इतना कह के मुझे लगता है समय मैंने काफी ले लिया है। कोई कुछ कह नहीं रहा है। ये इस तरह के व्याख्यान या बातचीत थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि आप एक स्क्रीन के सामने कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आपको किसी और का चेहरा दिख नहीं है, आपको पता भी नहीं लगता कि किसी को आपकी बात नहीं जमी। तो अगर आपको बात हो, बहुत अच्छी बात। अगर मैं गलत लगी हो तो आपसे फिर से यह प्रार्थना है कि आप क्षमा भाव से देखें और अवगुणों पे। आपने मुझे सुना, उसके लिए आभार। नमस्कार। सोपान जी, हम बड़े ध्यान से आपको सुन रहे थे और बड़ी तल्लीनता के साथ आपको सुन रहे थे। आपकी बातों को बहुत सुंदर बात कही कि सबही भूमि गोपाल की, तो अपना पराया का भाव की कोई आवश्यकता नहीं है और नहीं होना चाहिए, लाजमी है। और बहुत सुंदर मुझे लग रहा था कि किसी का जीतना जो है ना, वो किसी का हारना नहीं होता है। यही एक स्वस्थ समाज जो है वो स्वस्थ समाज की एक पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। महेश पुनेठा जी, शिविर सिंह जी, सुदीप साहू जी, साधना मोहन जी हैं, मैं देख रहा हूँ, मंजीत कुमार जी, रंजन रजनी जी, लक्ष्मी जी, नीतीश करण जी, मनमोहन सिंह जी। कुछ प्रश्न भी आपके लिए हैं हमारे श्रोता दर्शकों के, मैं वो भी प्रश्न लूंगा। उसके पहले जो महेश पुनेठा जी कह रहे थे कि आज पर्यावरण की बात करने वालों को विकास विरोधी कहने का भी प्रचलन चल पड़ा है, सोपान जी। और हरिमोहन शर्मा जी का प्रश्न है, मैं वो लूंगा कि महिलाओं मैं पर इसका पहले नियंत्रण क्या जवाब करें। इसका जी जवाब मैं बिल्कुल। पहले दे देता हूं। बिल्कुल। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे समय का सबसे बड़ा बड़ा विकास है। हमारे समय की सबसे बड़ी गुलामी विकास की है। चाहे तो उस पे बातचीत कर लूंगा आप जब। लेकिन विकास हर रूप में, हर विकास की अवधारणा सिरे में डाल देना है। ये हमारे अंधविश्वास से निकली हुई है। सत्य से लेना देना, सामाजिक सत्य से लेना देना है, शास्त्रीय ज्ञान से लेना देना। राज्य के बनाए हुए चोचले हैं जो हम लोग जो गंभीरता से लेते हैं। भी क्या है, भी वर्ल्ड बैंक और राष्ट्रीय मुद्रा कोष के की बनाई हुई है विकास की सारी। क्या उसके पहले 1945 के पहले लोग सब मूर्ख थे, मतलब अविकसित थे। और अचानक 1945 के बाद जब ब्रिटेन वुड में बैठ के इनकी संगत लगती है जिसमें ये दुनिया साधन अपने अमीर देशों के लिए घसोटना चाहते हैं, उस शब्दावली को ये डेवलपमेंट कहते हैं। और हमारे लोगों ने आंख मीच के उसको ऐसे मान लिया जैसे कि तो सत्य है। सत्य का हर एक अवधारणा अनुपयोगी है।
जी। सोपान जी, अगला प्रश्न हरिमोहन शर्मा जी ने किया है। प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा जी, महिलाओं पर नियंत्रण क्या कहें कि भोले भाले आस्थावादी लोगों पर नियंत्रण तथा उन्हें बनाए रखना राज्य को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, राज्यों की क्योंकि राज करने में चाहिए तो प्रजा के लिए राज करने वालों के सामने झुक के चलना, उनकी हर बात मानना जरूरी होता है। और ऐसे में आप ढूंढते हैं कि आप लोगों को दबा कैसे सकें। महिलाओं को दबाना इसलिए आसान है क्योंकि महिलाओं का संतान के महत्व बहुत सहज है और ये कोई मनुष्य में ही नहीं है। हम जिस परिवार मैमल फैमिली से उसमें तो ये सभी जगह आए जब अपने बच्चों को बचाना आती है तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये राज्य के लिए एक तरह का महिलाओं खुश बनाने का तरीका, और इसके लिए तरह तरह आदर्श बनाए हुए हैं, तरह तरह के रीति रिवाज बनाए गए हैं महिलाओं का जीवन पुरुषों की तुलना में कई में कहाँ ज्यादा कठिन होता है। कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिसमें महिलाएं तुलना में ज्यादा काम नहीं करती और पुरुषों की तुलना में उनको भोजन है। लेकिन आप मजा देखिए ये लगभग दुनिया के सभी समाजों में सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा भोजन पुरुषों को पुरुष करता है। लेकिन दुनिया समाजों में महिलाएं औसतन पुरुषों से 5 साल जीती। महिलाएं ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। यही नहीं, जन्म के समय एक बालिका के जीवित रहने भावना एक बालक से ज्यादा होती है। तो इतना सब करने की दास्ता में महिला होने के बावजूद पुरुष उतने सुखी नहीं रह पाते जितनी ये राज्य और समाज का अंतर है क्योंकि महिलाएं इतने कठिन क्रम में भी न रहने के तरीके ढूंढ लेती हैं, एक दूसरे से बात करना ही है, करुणा सीख लेती हैं। मेरी आशा है इसमें इस जवाब मिला। अगला प्रश्न शिवी जी कर रही हैं कि सर, जैसा कि आपने कहा कि सत्ता धर्म को कंट्रोल करती है, लेकिन हमने ऐसा इतिहास में कई बार पढ़ा है कि धर्म ने सत्ता पर राज किया है और कर भी रहा है। तो आप इस बारे में कुछ बताएं कि सत्ता धर्म को कंट्रोल करती है या संक्षिप्त में कह देता हूँ, ये जो उल्टा लगता है, धर्म की धरकत राज्य से आती है और राज्य धर्म को अपने लाभ के लिए इसके लिए इस्तेमाल, और ये शुरू से होता रहा है। दुनिया के सभी बड़े धर्म के केंद्र में राजनीति का एक आपको जाएगा जो सहज रूप से जरूर एक विश्वास है, उसमें ये जरूरी नहीं है जो सहज जो से देवताओं को में देखते हैं। कृष्ण को गालियां देते हैं। मीरा को जब अपना जीवन घुटन भरा तो मीरा तो कृष्ण थी। तो वो व्यक्तिगत आस्था है, वो आस्था विश्वास विश्व के केंद्र में है। हमारा मानस, हमारी चेतना विश्वास पे आधारित, ज्ञान पे आधारित नहीं है। ज्ञान की मात्रा उसमें बहुत सीमित, ज्यादातर विश्वास से करते हैं, है ना। कोई ये पूछता थोड़ी ना है कि महिला के पास बच्चे को पैदा करके उसको बड़ा करने का ज्ञान का कि नहीं, पीएचडी की क्या, इसमें एमए है कि नहीं है, बीए है कि नहीं है। हमें से हर एक है, ज्यादातर लगभग सभी, उनको माँ का लाड़ प्यार मिला होगा, उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते थे। तो अगर कोई भी सही में न्याय के प्रति अपनी निष्ठा रखेगा तो पहले तो वो ये कहेगा कि महिलाओं के परिश्रम को पहले मान्यता मिले, जो नहीं मिलती। आप दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से ये सुनते हुए आप ये कहते हुए पाएंगे अर्थशास्त्रियों को कि महिलाओं को वर्कफोर्स में लाना है। ये जो अर्थशास्त्री कहते हैं वो अपनी माँ के परिश्रम का आदर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए किसी महिला का परिश्रम कोई मुक्त। यही लोग विकास की बात करते हैं, जिनके लिए सहज परिश्रम, सहज करुणा, सहज प्रेम कोई महत्व नहीं रखता, उनके लिए विकास सबसे ज्यादा महत्व रखता है।
मतलब मुझे सबसे ज्यादा डरावनी चीज विकास की राजनीति लगती है। जी, और कोई सवाल? अंजलि पाठक जी कह रही हैं, जो हमने पढ़ा है उसको आपने इतने बेहतरीन ढंग से समझाया है, आपका बहुत आभार। रजनी नेगी जी का प्रश्न है कि राज्य और धर्म विभिन्न हथकंडों से स्त्री की दास्तां तय करता है। समाज के क्रियाकलाप, परंपरा, अनुष्ठान स्त्री के हक में नहीं है, तो अपनी आजादी के लिए वे अभी वर्तमान में क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, पहली चीज तो मुझे अगर समस्या राजनीति से पैदा हुई है तो उसका समाधान राजनीति में नहीं दिखता। इसमें राजनीतिक आंदोलन चलाना, समता उसका क्या फायदा होगा ये मैं नहीं कह सकता। मुझे उसमें कोई बहुत नहीं दिखती। हमें ये करनी पड़ेगी कि हम सबसे सबसे पहले लड़कों को जब बड़ा करें तो उनमें स्त्री तत्व को थोड़ा महत्व दें, क्योंकि हम में से हर एक पुरुष और स्त्री का जन्म, एक पुरुष और एक स्त्री हमें एक में पहले से इससे का मतलब नहीं है कि आपके शरीर क्या है। इससे इसका मतलब आपका अंडाशय शरीर है या बाहर है, इससे इसका कोई मतलब लेना देना नहीं। हम में से हर एक में एक स्त्री और एक पुरुष पहले से मौजूद है। तो हमें अपने लड़कों को बड़ा करते वक्त उन सहजता पैदा करनी पड़ेगी कि वे स्त्री तत्व से का पहले सम्मान करें। अपने किसी और का, स्त्रियों का सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। हम आज जिस तरह से समाज में लड़कों को बड़ा है, लड़कों को ये अंदाजा भी था कि एक के रूप में समाज में बड़ा क्या है, उसकी कठिनाइयां क्या है। महिलाओं को हर कदम पे अंकुश का सामना करना पड़ता है। हर कदम पे 25 बात सोचनी पड़ती है। हर बात में सोचना पड़ता है, फला क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, इनका दबाव क्या रहेगा। तो एक तो हमें आग्रह पहले ये करना होगा। और दुनिया के सब बड़े लोग, बड़े कलाकार, जो लोग मौलिक काम करते हैं, वो अपने स्त्री और पुरुष तत्व दोनों सहज सहते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना शुरू करेगा, क्योंकि ये अत्यधिक पुरुष और स्त्री है, ये राजनीति में डाला है। चाहे वो धर्म के रास्ते डाला हो, लेकिन इसको डाला राजनीति ने, क्योंकि दास्ता की कामना की राजनीति में तो एक सहज रूप में है। हम विश्वास से बनते हैं, हम में से हर एक। देखिए, मैं अगर विज्ञान की आंख से दुनिया को देखता तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उस व्यक्ति हूं जो अपनी धार्मिक आधार से दुनिया को देखता है। अगर वो बेहतर काम करता है मेरी तुलना में, तो वो बेहतर व्यक्ति है। इससे क्या फर्क, मेरा विशेषज्ञों का ज्ञान उससे ज्यादा है। तो हमें ये सहजता की बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। शुरू तो नहीं कर, मतलब ये पहले से है। सारे की बातचीत देखेंगे, आपको ये तरह तरह से मिल जाएगा। केवल हमको पहचानना पड़ेगा, अपना स्वभाव स्वीकार और दोषों भेद करना शुरू करना पड़ेगा। जी सोपान क्या जी, राज्य विहीन समाज की कोई है? जी ज्यादातर समय राज्य विहीन समाज में ही रहा है। हमारा जो भी राज्यों का इतिहास पूरी में अब तक जो समझ में वो कोई 6000 साल से पुराना नहीं है। समाज कितना पुराना है ये कोई नहीं बता सकता, शाश्वत है। तो उसके अलावा दुनिया में ज्यादातर 100 साल पहले तक राज्यों में नहीं रहते थे, राज्यों के नहीं रहते थे। आदिवासियों का स्वरूप आज भी कि वो कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेते। और जब संविधान सभा में इस बारे में बातचीत हो रही थी, तो एक आदिवासी नेता थे जो हिंदुस्तान की हॉकी टीम के कप्तान हुआ करते थे, जयपाल सिंह। एक समय खड़े होकर गुस्से में अपनी छाती ठोक के कहा था, हाँ मैं जंगली हूं, मैं आदिवासी। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये लोग जो दास्ता में लिखते हैं, ये अपने आप को बहुत ऊंचा और हमको घटिया मानते हैं। देखिए, हम लोग सभ्यता की आपकी अवधारणा क्या है, इस तरह की बहुत चलती है, और लोग इतना से लेते हैं इसको
कि जो सहज रूप से सामाजिक रचना में रह रहा है। आदिवासी समाजों में महिलाओं की स्थिति दूसरे समाज कई समाजों की तुलना में बेहतर रहती है। कोई आदर्श वहां है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, नहीं, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। लेकिन जो मेरे देख में आया है, महिलाओं के पास ज्यादा मतलब जो पुरुष और स्त्री का इतना भेद बढ़ा दिया जाता आदिवासी समाजों में मुझे थोड़ा कम दिखा है। गांव से शहरों की तरफ पलायन प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव खत्म होने की ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। ऋतु जी का ये पलायन पलायन जाने के कई रास्ते निकल आएंगे, ऐसा हो। लेकिन मैं गांव और शहर को बहुत अलग नहीं देखता। हम लोग राज्य की स्थापना पहले गांव में ही हुई होगी, और गांव जब घने हो जाते हैं तो वो शहर बन जाते हैं। सहज रूप से तो हमारे सभी धर्मों में आरण्यक प्रधान माना गया है। चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे आदिवासी हो चाहे, देखिए जो अब्राहमी धर्म है, यानी यहूदी, इस्लाम, जी, असंख्य मनुष्यों का जीवन ही मेरी राजनीति है। गांधी की इस मानने से परहेज नहीं, विरोध है सोपान को। जी बिल्कुल, गांधी जी को राजनेता नहीं मानता। गांधी जी ने राजनीति में काम किया, लेकिन अगर वो राजनीति को इतना गंभीरता से लेता है, 1909 में हिंद स्वराज नहीं लिखते। हिंद स्वराज किसी तरह की राजनीति का दस्तावेज नहीं है। ये बात 1909 में समझ में आ गई। बल्कि मुझे तो ये चीजें समझने में जितनी मदद गांधी जी से मिली है उतनी किसी और से नहीं मिली। मैं गांधी जी का नाम ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि गांधी जी का मैं पाता हूं कि गांधी जी का नाम जिस तरह से लिया जाता है और जिन संदर्भों में लिया जाता है, वो कोई मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। लेकिन इसमें मुझे समझने में सबसे ज्यादा मदद तो गांधी जी से मिली है। हिंद स्वराज हर राजनीतिक विचार व्यक्ति के लिए हिंद स्वराज से ज्यादा असमंजस में डालने वाला ग्रंथ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई साफ राजनीतिक आदर्श और रास्ता नहीं है। गांधी जी राज्य का से छोटा रूप चाहते हैं, वो पंचायती राज चाहते हैं। पंचायती राज क्या है कि भाई एक समाज अपनी व्यवस्था करे। पंचायत का जो गांधी जी जो इतने पंचायत के हिमायती थे, वो क्या था? उनको बड़े साम्राज्य, बड़े राज्य, बड़े राजा, बड़े राष्ट्र, इसमें मनुष्य की सदगति नहीं दिखती थी। और गांधी जी जो राजनीति में काम किया है वो अपने सिख कर्म के एक हिस्से के रूप में किया है, वरना वो चुनाव लड़ते और प्रधानमंत्री बनने की लाइन में खड़े हो जाते। और कोई सवाल? मेरे ख्याल से हो गया है। एक प्रश्न है कि आप कहते हैं कि गांधी जी अपने प्रियों की जान जोखिम में डालने से कभी परहेज नहीं करते हैं, इसे कृपया थोड़ा एक्सप्लोर करें। देखिए गांधी जी जीवन मेरी पत्रकारी पर ज्यादातर विज्ञान की रही है, और विज्ञान में और उनको सबसे अधिक नुकसान सर ये चला गया, माफ कीजिए मैं देख नहीं पाया। आप अपना सवाल फिर से कहेंगे? मैं वो कुछ पढ़ने कर रहा था, इतने में वो अचानक गायब हो गया। नहीं, गांधी जी अपने प्रियों की जान जोखिम में डालते थे, ये बात आप कहते हैं, इसको एक्सप्लोर करिए। गांधी जी के लिए सबसे बड़ी चीज सत्य है, सत्य से बड़ा कुछ से बड़ा। और गांधी जी ये लगातार कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बाजार में जाके खरीद सकते हैं। सत्य के लिए आप में सत्य निष्ठा आनी पड़ेगी, अपने भीतर सत्य निष्ठा से निष्ठा पड़ेगी, क्योंकि हमारा कितना हिस्सा जान सकते हैं इसकी एक सीमा है ना। गांधी जी कोई ऐसा कोई आदर्श राजनीतिक थोथा आदर्श सामने नहीं रखने की ये सत्य है, इसे लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं करते कभी। वो हमेशा परिवेश की बात भाई किसी से कुछ बात का परिवेश समझो, वो कहां से आया है, कहां जा रहा है। और इसीलिए क्योंकि गांधी तरह की सत्यनिष्ठा है, तो उनका जीवन प्रयोग धर्मिता से है। उनकी तो कथा का नाम ही सत्य के मेरे प्रयोग है, सत्य के प्रयोग।
प्रयोग कौन करता है? प्रयोग वह व्यक्ति को पहले मान ले, जो ये स्वीकार कर ले, वह नहीं जानता। जो पहले से जानता है उसको प्रयोग जरूरी। तो आप सोचिए गांधी को कितने विषयों पे लगा होगा कि मैं इसे नहीं जानता हूं, मुझे इसको समझने की कोशिश करनी। इसीलिए आपको, मुझे आज तक कोई ऐसा विषय नहीं मिला जिससे समझने कर रहा हूं और जिसके लिए उपयोगी सामग्री गांधी जी से ना दी हो। उनके उपयोग, उसमें प्रयोग मिल जाते हैं। प्रयोग करता है, उसमें प्रयोग के लिए आपको साहस चाहिए। पहले चाहिए कि आपको मानना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। राजनीति सब लोगों को ये एक तरह का झूठा दिलासा देती है कि जानते। प्रयोग करने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा कि हम नहीं जानते। उसके बाद आपको साहस वो आजमाने का आपके स्वभाव से बाहर है। तो गांधी जी में इस तरह की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है उनके जीवन में। जैसे जैसे उनका जीवन होता चला जाता है, उनमें ये इच्छा बढ़ती चली जाती है। और वो देखिए लगातार वो अपने आप को और अच्छा करते प्रयास में कि इसकी समझ मेरी कहां तक पहुंची, उसकी समझ मेरी कहां तक पहुंची। एक जेल यात्रा में उन्होंने 100 किताबें पढ़ मारी थी। और कोई पीए के लिए नहीं कि नेट क्लियर करके कहीं नौकरी लगानी है अपनी चीज के लिए। गांधी जी की जब मृत्यु हुई तब वो 11 भाषाएं जानते थे। 11 लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी करने के लिए नहीं मालूम की, अपने लोगों को समझने के लिए मालूम की। तो जो करता है उसमें साहस होता है, उसमें एक तरह की बाजीगरी होती है कि वो ताक पे लगाता है, जिसमें या तो हार होगी या जीत होगी। व्यक्ति को हार जीत पसंद नहीं है। फिक्स्ड मैच फिक्सिंग, जिसमें आप खेल का नतीजा पहले से तय कर लेना चाहते वो करता है जो खेल खेलने को तैयार। गांधी जी में ये साहस है कि वो लगातार ऐसी चीजें आजमाते हैं जो नहीं जानते, जो उनसे बाहर है। तो वो अपने इस तरह की कठोरता बरतते हैं जैसी वो दूसरों पे नहीं बरतते। और जो लोग उनके सबसे निकट के हैं उन पर गांधी जी की वही कठोरता लागू होती थी जो उनके अपने पे होती थी। गांधी जी का जीवन महादेव भाई पे बहुत आधारित इस पे कई लोगों ने और महादेव व्यक्तित्व कमाल है। मतलब वो उनके थे, उनमें क्या क्षमताएं थी, और वो सब उन्होंने सब जी की सेवा में उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये मेरा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के आधार पे मुझे दुनिया बदलनी है। उन्हें ये आदमी अच्छा काम कर रहा है, मुझे इसके साथ काम करना है। तो महादेव भाई का ऐसा कुछ किस्सा आता है कि वो बीमार पड़ गए, तो गांधी जी लड़ने पहुंच गया कि तुम बीमार क्यों पड़े। तो उन्होंने कहा होगा कि बापू मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ना बीमार पड़ा। तो फिर गांधी जी ने उनको कहा कि भाई देखो तुम बीमार पड़ जाते हो तो मेरे ज्यादा हो जाते हैं, है ना। मनु बहन को दंगों के बीच में कह रहे हैं कि वहां वो अकेली जा रही हैं, और गांधी जी ने उनसे कहा मर जाओ तो मर जाओ, कोई बात नहीं। लोग ये भूल जाते हैं जब साबरमती आश्रम बन रहा था तो कोचरब आश्रम में गांधी रहते थे, और कोचरब में प्लेग हो गया था और आश्रम छोटा लगा था, इनके प्रयोग बढ़ते जा रहे थे। तो नदी के पार सस्ती की, तो वो जमीन जो उन्होंने देखी उसके एक था कारागार, जेल था, आज भी। दूसरी तरफ दधीची ऋषि का जो शमशान। तो गांधी ने कहा ये जगह बिल्कुल ठीक है आश्रम बनाने के लिए। एक तरफ जेल है, दूसरी तरफ सत्याग्रही दो चीजों से प्यार करते हैं। और जो गांधी जी के करीबी लोग थे वो ये जानते थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होने के विनोबा को बुलाया, तो विनोबा उनके पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ये करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है चालू कर देते हैं। उन्होंने कहा तुम अपने जो भी काम है वो खत्म करके आ जाओ। तो विनोबा ने उनसे कहा कि देखो बापू आप जब बुलाते हो तो मैं ये मान के चलता हूं कि यमराज ने बुलाया है, मैं सब छोड़ के आता हूं। तो गांधी जी तो लगातार लोगों को मरने के लिए तैयार करते थे। उनका कहना यही था कि उनको जब गणेश शंकर विद्यार्थी की दंगा रोकते हुए हत्या हुई, या अहमदाबाद में रजब अली और वसंतराव हिंगिष्टे की हत्या दंगा रोकते हुए, तो गांधी जी ने हर्ष प्रकट किया। उन्होंने कहा जिस दिन हमारे देश में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जो दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, उस दिन हमारे यहां दंगे रुक जाएंगे। ये सामाजिक दृष्टि है, ये लोगों से करने की नहीं है। महादेव देसाई
ऐसा नहीं है कि महादेव देसाई जबरदस्ती गांधी जी के साथ थे, छोड़ के जा सकते। वो इतने बड़े विद्वान थे कि वो दुनिया में पता नहीं कितनी तरह के अच्छे काम कर सकते थे। तो उनको ये लगा कि ये सामान होता है, उनको ये लगा कि गांधी जी का एक अंश इधर है, उनका एक अंश गांधी जी के उससे समर्पण आ गया। तो ये संबंध ऐसा हो, कोई हारता नहीं है, जीतता नहीं है। और जो लोग एक दूसरे से हारने को तैयार होते हैं वो साथ मिलके जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना चाहिए। कोई और सवाल? राजनैतिक शिक्षण और क्या पान जी के लिए क्या प्रौढ़ शिक्षा की रचनात्मक कार्यक्रम में, देखिए मैं, आप जितनी बार कहेंगे मैं उतनी बार दूंगा। ऐसा नहीं है कि गांधी जी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन काम काज उनके लिए सामाजिक काम का एक हिस्सा था। गांधी जी ने कभी कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऐसा ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स, और इसको बहुत विद्वान लोग कहते हैं कि साउंड पॉलिटिक्स इज मेकशिफ्ट, इलास्टिक, जिसमें बहुत बड़ा आदर्शवाद और वो दुनिया के दावे नहीं होते। तो राजनीति अच्छी वो होती है, राजनीति में अच्छा काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में सब खराब होता है, लेकिन राजनीतिक आग्रह अलग होते हैं। और और गांधी जी मूल आग्रह राजनीतिक नहीं है। राजा काम है, बहुत सारा काम है। एक बहुत बड़ी पार्टी का उन्होंने नेतृत्व, एक राजनीतिक आंदोलन किया। लेकिन अगर आप गांधी जी जीवन को राजनीति में कोशिश तो हो सकता है कि आप कहें कि आइंस्टाइन के जीवन में वायलिन महत्वपूर्ण था। हम्म, वायलिन अच्छा हो जाते होंगे। जी जी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक श्रोताओं के सभी प्रश्न सोपान जी के लिए हो चुके होंगे। बहुत सारी बातें सोपान जी ने, महेश पुनेठा जी कह रहे हैं कि पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान सरकार के विकास मॉडल और बड़ी पूंजी द्वारा पहुंचाया जाता है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के उपदेश आम आदमी को दिए जाते हैं, जबकि आम आदमी प्रकृति से उतना ही लेता है उसको जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है। क्या यह पाखंड नहीं है? क्या जब तक हम विकास के मॉडल को नहीं बदलते तब तक पर्यावरण को बचा सकते हैं? बात मोटी मोटी सही है। आ, आ, ये एक तरह का, जहां आदर्शवाद होते हैं वहां दोयम दर्जे भी होते हैं, मतलब वहां विरोधाभास भी होते हैं। जी आदर्शवाद इसीलिए बताया जाता है कि आड़ में दूसरा कर सके। ये आदर्शों का एक जरूरी काम बताया गया है कि आदर्श बता के ताकि दूसरा करना आसान होता है। मतलब वो ऊपर कुछ लगा के निकाल सकते उसके। तो ये तो मैं सही हूँ, लेकिन विकास की कोई खराब नहीं है, विकास ही खराब अवधारणा है। मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, किसी तरह का विकास नहीं चाहिए। मेरे सामने विकास आते हैं तो मैं बहुत लंबे लंबे हाथ जोड़ता हूँ। समय ऐसा आएगा जब जो पहलवान घर खाली कराने जाते हैं वो हाथ में लठ लेके कहेंगे कि तुम्हारा विकास करेंगे। ये कहां से आ गया? ये डेवलपमेंट शब्द है 1949 में हैरी ट्रूमैन के इनॉग्रल एड्रेस में डेवलपमेंट शब्द इस्तेमाल हुआ है सामाजिक रूप से। उसके ये के वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में, और उसी का आधार 1941 का अटलांटिक चार्टर है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्र और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिल साम्राज्यवाद जो दुनिया का नक्शा बनेगा उसमें साधनों पे अपने नियंत्रण के तरीके निकाले थे। तो विकास से बड़ी तो गुलामी कोई है ही नहीं, आज ही नहीं। हम सबको दास बनने में विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और ये अगर हमारे श्रोताओं में कोई विकास व्यक्ति हो तो वो बुरा ना माने इसका। विकास वैसे पुराना है, और वो जैसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट शब्द an develops, juvenile develops into an adult। उसी तरह विकास भी बच्चे होता था कि वो प्रौढ़ हो जाए। समाज का कोई विकास नहीं होता। समाज है, प्रकृति है। क्या भी विकास करेंगे हम?
प्रकृति ने हमको ठेका दिया है विकास करने का, किसके पास है वो ठेका देख सकता हूं क्या मैं? तो मुझे तो विकास की कोई भी अवधारणा नहीं चाहिए। विकास कुल मिला के अनुपयोगी अनुपयोग और राजनीति का शक्ति का, जिसको राजनीति करनी हो वो इसका इस्तेमाल। जो सामाजिक काम करना चाहता है उसको इसकी जरूरत नहीं है। विशाल भाई हो चुका है इसमें। बहुत बहुत सारे प्रश्नोत्तर रहे सबके, और बहुत ही जरूरी और विचारोत्तेजक व्याख्यान आपका रहा विदुष पैटर्न की तरफ से। जो शुरुआत हुई है विद्योत्मा व्याख्यान माला की, आज उसका पहला पुष्प आप अर्पित कर रहे थे, उसकी पहली कड़ी थी जो बहुत ही जानदार, बहुत ही जरूरी रही। मुझे उम्मीद है कि हर बार इसी तरह के व्याख्यान हमें सुनने को मिलेंगे। आप यात्रा में थे फिर भी वक्त निकाला, हमसे जुड़े, ये हमारे लिए बड़े ही सम्मान की बात है और बहुत बड़ी बात है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं विदुष पैटर्न की पूरी टीम की तरफ से, जो भी श्रोता और दर्शक हमें सुन रहे थे उन सब की तरफ से हृदय से आभार। सोपान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सभी श्रोता आभार। और अगर किसी को कोई बात गलत लगी हो तो क्षमा भाव से बुला दें, कोई याद रखना जरूरी नहीं है। और सारे सवालों के जवाब देना मेरे भी नहीं, इतना मैं जानता भी नहीं कि सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन किसी के कुछ सवाल हों तो बातचीत कोई के साथ खत्म नहीं होती, वो चलती रह सकती। जब तक जीवित हैं तब तक कुछ अच्छी बातचीत तो हो सकती। अगर मेरा कुछ गलत लगा हो आपको तो मुझे तो हारने में आप संकोच न करें। जी जी, बहुत बहुत जरूरी विचार विमर्श रहा और सबने बहुत ध्यान से सुना है, और इससे अच्छा तो जन्मदिन नहीं हो सकता है बिल्कुल विदोत्मा का। हम फिर से बहुत धन्यवाद करते हैं और इसी तरह हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे इस उम्मीद के साथ। एक बार फिर धन्यवाद सोपान। नमस्कार, आप सभी को शुभकामनाएं और विदो श्रद्धांजलि।